बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की 9th क्लास की न्यू बुक से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल नंबर्स। कि हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन है और उसको वो कहता है कि आप रैशनल और इररेशनल नंबर्स में आइडेंटिफाई करें कि मतलब रैशनल कौन से हैं और इररेशनल कौन से हैं। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल क्या होता है और इररेशनल क्या होता है। तो इनकी डेफिनेशंस आप देख लें जरा। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हों, मतलब कि हमारे पास अगर हम किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो हमारा आंसर किसी पॉइंट के बाद हमारा आंसर किसी लिमिट तक हो, मतलब हमारा नंबर टर्मिनेट हो जाए। जैसे हमारे पास ये 1/2 है, एक एग्जांपल है 1/2, तो हमारा आंसर आता है 0.5, मतलब पॉइंट के बाद हमारा नंबर टर्मिनेट हो गया है, आगे आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8/25, जिसका हमारे पास आंसर आता है 0.32। तो ये भी देखें, अगर आप देखें तो हमारा पॉइंट के बाद आंसर टर्मिनेट हो गया है, 3 के बाद 2 के बाद आंसर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व हो गया मतलब। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि हमारा आंसर जैसे 1/3 एक फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 0.33 अप टू सो ऑन, कि हमारा आंसर 3 के बाद रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसने टर्मिनेट नहीं होना, और रिकरिंग मतलब एक ही नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/6, जिसकी वैल्यू होती है 0.1666 अप टू सो ऑन। अगर आप ये भी गौर से देखें तो ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा किसी भी पॉइंट पे, और रिपीटिंग नंबर आ रहा है, मतलब 6 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स भी हमारे पास रैशनल होते हैं। और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब उनका पॉइंट के बाद आंसर खत्म ना हो, एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब यहाँ पे तो ये रिपीटिंग था, मतलब ये मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर हो। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर हमारा आंसर आए। जैसे हमारे पास कॉमन पाई की एग्जांपल देते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1415 अप टू सो ऑन। अगर आप इसे और से देखें तो ये जो हमारा आंसर है पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा किसी भी पॉइंट पे, मतलब हमें आंसर बार बार आ रहा है, और जो हमारा नंबर है वो भी कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास इररेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास ई की वैल्यू होती है 2.718। अगर आप इसे भी गौर से देखें तो ये नंबर भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये खत्म नहीं हो रहा, डॉट डॉट का मतलब है ये आगे सो ऑन है, इसका आंसर आगे भी आ रहा है। और ये देखें अगर आप 718, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास एक और अगर आ जाए स्क्वायर रूट में, कोई भी प्राइम नंबर अगर हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आता है तो वो भी हमारे पास इररेशनल होता है। जैसे हमारे पास अगर आ जाए, अगर हमारे पास 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7, 13, 11 स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो वो सब हमारे पास क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी ले लेता हूं स्क्वायर रूट 2 की, तो स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या आंसर देता है? 1.4142 अप टू सो ऑन 41356 अप टू सो ऑन। अगर आप इसको और से देखें तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब किसी भी पॉइंट पे खत्म नहीं हो रहा बल्कि हमें आंसर आ रहा है, और नॉन रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं। उम्मीद है आपको इररेशनल और रैशनल नंबर्स में फर्क पता चल गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, और इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर हमारा रिपीट ना हो रहा हो डेसिमल के बाद, तो ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उसने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि इसके पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई करें कि रैशनल क्या होता है और इररेशनल क्या होता है।
तो रैशनल अब हम देखते हैं। फर्स्ट है, देखिए अगर आप गौर करें तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब पॉइंट के बाद एक लिमिट तक हमारा इधर से आगे आंसर नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास किस में आता है, रैशनल नंबर्स में। अब 0.6 बार है, बार का मतलब होता है कि ये जो बाद में नंबर आ रहा है ये रिपीट हो रहा है। अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो बार बार और खत्म ना हो तो वो भी हमारे पास किस में आता है, रैशनल नंबर्स में। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा नंबर है थर्ड पार्ट में कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये इसका आंसर खत्म भी नहीं हो रहा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास एक प्राइम नंबर है, मतलब स्क्वायर रूट में एक प्राइम नंबर लिखा हुआ है, प्राइम नंबर उसकी वैल्यू क्या आई है 2.6457। अब देखें अगर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही, और नॉन रिपीटिंग है, कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास एक ई है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। देखें अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये आंसर आएगा, और अगर आप गौर करें तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कोई भी किसी भी पॉइंट पे हमारा आंसर खत्म नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी वैल्यू हमारी रिपीट नहीं हो रही डेसिमल के बाद, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास पाई है, अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालें तो 3.1415, और ये किसी भी पॉइंट पे आके टर्मिनेट नहीं हो रही और कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये देखें 4 5 9 नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर, मतलब 5 स्क्वायर रूट, ये एक प्राइम नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा है, कोई भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में हो तो वो क्या होता है, इर्रेशनल, और अगर इर्रेशनल रियल नंबर में ऐड हो रहा हो तो वो उसको भी क्या कर देता है, इर्रेशनल। फिर हमारे पास दो इर्रेशनल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, कैसे, ये भी प्राइम नंबर है 13 भी, और 3 भी प्राइम नंबर है, और दोनों स्क्वायर रूट में लिखे हुए हैं। दो नंबर स्क्वायर रूट में मतलब प्राइम नंबर्स हमारे पास लिखे हुए होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल। दो इर्रेशनल नंबर्स का सम भी हमारे पास इर्रेशनल आता है। इसके बाद कुछ पार्ट 9 है, ये क्या कहता है 15/4 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो ये भी आइडेंटिफाई इसको तो करना आसान है कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। उसके मतलब पार्ट 10 हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। एक इर्रेशनल नंबर हमारे पास रियल नंबर में माइनस भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है, तो अगर हम इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, जो कि कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें इसी तरह मैं लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हमारे पास होता है 2। कोई भी रियल नंबर हो तो हम उसे रैशनल बना सकते हैं, कैसे, डिवाइडेड बाय 1 लगा के, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। उम्मीद है आपको रैशनल और इर्रेशनल में आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, कि हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, उनको हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स गिवन है, उनको हमने रियल लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये आइडेंटिफाई करना सीखा कि रैशनल कौन सा होता है और इर्रेशनल कौन सा होता है। अब जो हमारे पास पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो सही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही होती। तो रियल लाइन हमारे पास कुछ इस तरह होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जिसके सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एंट्रीज होती हैं और राइट साइड पे इसकी पॉजिटिव एंट्रीज होती हैं, ठीक है, ये 1 और ये 2। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास गिवन नंबर है वो है स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 2 हमें एक इर्रेशनल वैल्यू देता है, वो वैल्यू क्या है, मतलब स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.414215 अप टू सो ऑन।
स्टूडेंट्स इस वैल्यू को एग्जैक्ट रियल लाइन पे शो करवाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 2 को ब्रेक कर देते हैं। मतलब मैं क्या कहता हूँ, ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये हाइपोटेन्यूज है, इसका एक ट्राइंगल बनाएंगे, मतलब इस तरह करके ट्राइंगल बनाएंगे। मैं कहता हूँ ये जो ट्राइंगल है ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, h के इक्वल। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा है, इसको मैंने आपसे कहा कि ब्रेक करके लिखना है स्क्वायर रूट 2 में। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, उसे हम किस तरह यूज करेंगे, ये देखें जरा। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैंने आपसे कहा कि मतलब इसे परपेंडिकुलर और बेस में डिवाइड करना है, हाइपोटेन्यूज को, मतलब स्क्वायर रूट 2 को हमने परपेंडिकुलर और बेस में डिवाइड करना है। अब हमारे पास h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 है, ये देखें जी, h इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन वो साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आंसर आ गया, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब स्टूडेंट्स मैंने 2 को ब्रेक करना है इस तरह परपेंडिकुलर और बेस में, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। स्टूडेंट्स 1 भी हमारे पास 1 प्लस 1 करें तो 2 आता है। अब 1 का स्क्वायर लूं तो भी कोई मसला नहीं है, तभी 1 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस। अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर और बेस में डिवाइड हो गए हैं तो इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अब मैं कहता हूं कि बेस मेरे पास 1 है, अगर बेस 1 है इसका क्या मतलब है कि जो x वाली वैल्यू है ये मेरे पास 1 है, ठीक है, बेस हो गया। फिर मैं कहता हूं कि परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है। स्टूडेंट्स ये मैं रफ स्केच सा बना रहा हूं, आपने इसको स्केल से मेजर करके बनाना है। ये जो गैप्स होंगे ये आपके 1 इंच के होंगे, स्केल से 1 इंच मेजरमेंट्स के साथ आपने बनाने हैं। 1 इंच अगर आपका यहाँ पे है बेस में x में, तो 1 इंच परपेंडिकुलर हमारा y में होता है, यहां तक आएगा, ठीक है। अब ये जो सी लाइन बनी है, ये हाइपोटेन्यूज जो सा बना है ये वाला ट्रायंगल का, ये स्टूडेंट्स मेरे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। देखिए हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल था। इनको सॉल्व करें तो हमारा h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आता है, h हमारे पास हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ये देखें यही स्केच हमारे पास बन गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कंपास की हेल्प से आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। कंपास की एक ने यहाँ पे रखनी है और जो पेंसिल होगी आर्क वो यहाँ पे रखनी है, और यहां से आपने एक आर्क लगानी है। स्टूडेंट्स ये जिस जगह पे आर्क आएगी, जिस जगह से ये कट करेगी, ये हमारे पास रियल लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होगी। तो इर्रेशनल नंबर को हम इस तरह से रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सो क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3। इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू भी देखें इर्रेशनल आती है, कोई भी हमारे पास एक एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं आता है। स्क्वायर रूट 3 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1.4422 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू भी देखें तो 1.44 मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा किसी लिमिट पर आके, तो इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही इसकी वैल्यूज को ब्रेक करेंगे। वैल्यूज को ब्रेक करके फिर इसी तरह से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल से आर्क बनाएंगे जो कि हमारी रियल लाइन को क्रॉस करेगी। अब स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 को हमने ब्रेक करना है। मैंने कहा कि ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये मेरे पास यहाँ पे h के इक्वल है, ठीक है। सो स्टूडेंट मैंने क्या कहा, h हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। h को मैंने किसके इक्वल कहा, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 है, मतलब हमारे पास h क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, इसके साथ हमने कंपेयर करना है ना। h की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो h स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले किया था कि इसको हमने ब्रेक किया था, मतलब ये 2 था तो इसको मैंने 1 और 1 में ब्रेक कर लिया था। अब हमारे पास 3 आया है, अब मैंने इस 3 को ब्रेक करके लिखना है। 3 को ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, h इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स बेस है और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो स्क्वायर है। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर लेता हूं तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 2 पे स्क्वायर लेता हूं
तो ये 4 हो जाएगा। 4 + 1 5 होता है, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं बन रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया है तो इसका मुझे स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हम अपनी वैल्यूज को कंपेयर करें तो हमारे पास जो बेस है वो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो 1 आ जाएगा। मतलब हमारे पास बेस कितनी आई है, स्क्वायर रूट 2, और परपेंडिकुलर क्या आ गया, 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा और उस ट्राइंगल से आर्क लगाऊंगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें मैं इसी के ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका ये अलग से पार्ट आता है पार्ट 3, तो आपको इतना हिस्सा दोबारा से करना पड़ेगा। मतलब आपने ये स्क्वायर रूट 2 पहले फाइंड करना है, फिर स्क्वायर रूट 2 से आगे चलना होगा। मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 फाइंड कर चुका हूँ, मतलब ये ऐसे 1 बाय 1 और इस हाइपोटेन्यूज से। तो मैं इसकी जो बेस होगी, ये वाली बेस, ये स्क्वायर रूट 2 इस लाइन को मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बनाना है 1। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर मैं इसका कैसे बनाऊंगा कि यहाँ से इसके साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला। ये स्टूडेंट्स जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर ये 1 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो स्टूडेंट्स इसका इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, यहां से इसका हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। पहले आपने यहां से आर्क लगाई थी, अब आपने यहां से कंपास को रख के आर्क लगानी है, और वो आर्क जिस पॉइंट से कट करेगी वो हमारा इसका पॉइंट होगा रियल लाइन के ऊपर। ये देख लें जरा, यहां से इस तरह करके आपने एक आर्क लगाई और ये जिस पॉइंट से कट कर रही है, मतलब यहां से सर्कल बनेगा, जिस पॉइंट से इसने कट किया है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर है स्क्वायर रूट 3 का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एक इर्रेशनल नंबर को रियल लाइन के ऊपर शो करवाते हैं कि पहले हमने जो हमारे पास नंबर है उसको हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ब्रेक करना है परपेंडिकुलर में और बेस में। जब वो ब्रेक हो जाएगा तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा उसके ऊपर हमने आर्क बनानी है, मतलब कंपास उतना एक्सटेंड करके हमने उसकी आर्क लगानी है। जब आर्क लगाएंगे तो जो हमारे पास इस पॉइंट पे कट करेगा वो हमारे पास उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाला पार्ट समझ आ गए होंगे दोनों इर्रेशनल नंबर को। तो अब हम इसके बाकी पार्ट्स देख लेते हैं। वो कुछ रैशनल नंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान होता है, उनको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं, इनको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगेन उसी तरह हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, रियल लाइन जिसे हम कहते हैं, जिसके सेंटर में हम 0 रखते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एंट्रीज और राइट साइड पे पॉजिटिव। 3, 4 और 5। अब उसने जो हमें पार्ट दिया है 4 होल 1/3, मतलब 4 तक हमने कंप्लीट जाना है और जो नीचे होगा उतने में हमने जो इससे नेक्स्ट आ रहा होगा उसको डिवाइड करना होगा। मतलब हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी, मतलब ये वाली जो सी लाइन होगी, ये हमारे पास होगा 4 होल 1/3। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, एक हमने स्ट्रेट लाइन रियल लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर में हमारे पास 0 है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव एंट्रीज हैं और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव एंट्रीज हैं। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव वाली साइड पे जाना है। ये 2 कंप्लीट मतलब -2 होल मतलब 2 तक कंप्लीट, और जो 2 और 3 के दरमियान है उसमें हमने जो नीचे नंबर गिवन होगा डिनोमिनेटर में, उतने हमने उसके पार्ट्स करने होंगे। मतलब हमने इसके 7 पार्ट्स करने, 7 पार्ट्स करने हैं तो 6 लाइंस लगानी होंगी, 1 2 3 4 5 6। अब जो इसकी फर्स्ट लाइन है ये वाली हमारे पास होगी -2 होल 1/7। अब 5/8 है, ये तो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 5/8। तो ये हमारे पास 0.625 मतलब 0 और 1 के दरमियान में ही आ रहा है। 0 1 और -1, 0 के और 1 के दरमियान में मैंने आपको पहले बताया जो डिनोमिनेटर में होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब हमने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 7 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसकी जो फिफ्थ लाइन है 1 2 3 4 5, ये जो इसकी फिफ्थ लाइन है ये हमारे पास होगी 5/8। ये हमारे पास था फिफ्थ पार्ट, इसका हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है 2 होल 3/4। जगह कम होने की वजह से मैं इसी पे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 होल 3/4 हमारे पास क्या कहता है कि 2 होल मतलब 2 कंप्लीट
3/4 जो इससे नेक्स्ट है, इसके हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है मतलब एक कम 1 2 3 लाइन लगानी है। जो इसकी थर्ड लाइन होगी, ये वाली जो ऊपर गिवन होती है, वो हमें उस लाइन तक जाना होता है। 2 होल मतलब 2 कंप्लीट, थर्ड लाइन तक। और ये हमारे पास आ गया 3/4, ये वाली हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है। उम्मीद है आपको रैशनल और इररेशनल को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। अगर तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स p by q where p and q are integers। कि उसने हमें कुछ रैशनल नंबर दिए हैं 0.4 0.37, इनको वो कहता है p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। मतलब ये हमारे पास कोई डेसिमल में नंबर है और इसको हमने p by q मतलब फ्रैक्शन में लेकर आना है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास बार है ये 0.4 बार लिखोगे, इसका मतलब है कि ये जो 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब हम इसको 0.444। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के इक्वल रख देते हैं। मैं कहता हूं कि ये वैल्यू x के इक्वल है। लेट x इज इक्वल टू 0.4444 अप टू सो ऑन। अब क्योंकि ये एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ये दो नंबर रिपीट हो रहे थे तो मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ये 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्योंकि ये एक नंबर है तो मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। मैंने 10 के साथ दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x आ गया। अब 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है ये एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 के साथ करूंगा तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। अब ये 10 है तो मैं इसको मतलब एक पॉइंट आगे शिफ्ट होगा 4.444 अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, इसको ब्रेक करके लिख लेना है ऐसे 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.444 अप टू सो ऑन। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू मैंने x के इक्वल रखी थी तो मैं इस वैल्यू को x के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में 10x इज इक्वल टू इस वैल्यू की जगह x लिख देता हूं 4 प्लस x। अब ये x एक वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल्स को एक साथ करने के लिए ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो मतलब 10x माइनस x इज इक्वल टू 4। 10 माइनस x हमारे पास क्या आएगा 9। 9x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब x इज इक्वल टू 4/9। यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है कि अब इस रैशनल नंबर को आप p by q की फॉर्म में लिखें। अब मैंने इसको एक वेरिएबल के इक्वल कहा था, ये x है, और अब ये देखें कि ये हमारे पास वेरिएबल कन्वर्ट हो गया है p by q की फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास इसका एक सेकंड पार्ट है 0.37। 37 का मतलब है कि हमारे पास ये दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.37 37 37 अप टू सो ऑन, मतलब 37 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इस 37 को किसी वेरिएबल के इक्वल रखता हूँ। मैं कहता हूँ वो फॉर एग्जांपल y ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 0.373737। अब क्योंकि ये दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो मतलब इसे मुझे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आ जाएगा 100y इज इक्वल्स टू, अब दो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है ये दो पॉइंट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.373737 अप टू सो ऑन। अब क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके लिखता हूं मैं ब्रेक करके, मतलब 100y इज इक्वल्स टू 37 प्लस 0.373737 अप टू सो ऑन। अब ये वैल्यू अगर आप गौर करें तो मैंने किसके इक्वल रखी थी, y के इक्वल रखी थी। तो मैं इसको y के साथ रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100y इज इक्वल्स टू 37 प्लस y। अब ये y यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 100y माइनस y इज इक्वल्स टू 37। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 99y इज इक्वल्स टू 37। तो y इज इक्वल्स टू 37/99। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, मतलब फ्रैक्शन है p by q। हमने उसे p by q में करना था ना, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर था डेसिमल में, हमने उसे डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। इसका एक थर्ड पार्ट है। सो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास एक थर्ड पार्ट है 0.21।
अब इसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में ही, तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमारे पास मतलब ये वाला नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा है कुछ इस तरह 2 1 2 1 अप टू सो ऑन। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि इसको हमने किसी वेरिएबल के इक्वल रखना है। मैं इस वेरिएबल को कह देता हूं z। z इज इक्वल टू 0.212121 अप टू सो ऑन। किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख सकते हैं आप। अब क्योंकि ये दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो मुझे इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100z इज इक्वल्स टू 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट 2 पॉइंट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 21.212121 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमने इसको ब्रेक करके लिखना है सेपरेट, मतलब 100z इज इक्वल्स टू 21 प्लस 0.212121 अप टू सो ऑन। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, मैंने इस वैल्यू को z के इक्वल रखा था, तो मैं इसकी जगह z को रिप्लेस कर दूंगा। 100z इज इक्वल्स टू 21 प्लस z। अब ये z यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, तो 100z माइनस z इज इक्वल्स टू 21। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 99z इज इक्वल्स टू 21। अब ये z यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो z इज इक्वल्स टू 21 बाय 99। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो मैंने क्वेश्चन में गिवन थी कि आप इस रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है कि वो कहता है कि आपके पास नीचे कुछ पार्ट्स हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं। तो उन प्रॉपर्टीज का आपको पता होना चाहिए। वो प्रॉपर्टीज एडिशन के लिहाज से भी होती हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होती हैं। वो 6 प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिखी आपको नजर आ रही होंगी। क्लेयर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अब क्लेयर क्या होता है मैं बारी बारी सबको एक्सप्लेन करता हूं। क्लेयर क्या होता है, अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हों, मैं कहता हूं एक रियल नंबर a है और एक रियल नंबर b है, और ये दोनों ही रियल है मतलब r से बिलोंग कर रहे हैं, अगर इनका मैं सम लूं मतलब इन दोनों को प्लस करूं तो भी वो हमारे पास रियल नंबर में आंसर आना चाहिए, और अगर इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो भी हमारा आंसर रियल नंबर में आना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लेयर। मैं कहता हूं कि a हमारे पास क्या है 2 है और b मैं कहता हूं मेरे पास क्या है 3। तो एडिशन के लिहाज से पहले कहते हैं मतलब a हमारे पास 2 प्लस 3 तो आंसर हमारा 5 आएगा, तो 5 भी हमारा एक रियल नंबर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रियल एडिशन के लिहाज से, तो हम इसे कहते हैं क्लियर अंडर एडिशन। और अगर यही बात मल्टीप्लिकेशन में आ जाए मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो तो हमारा आंसर आता है 6। 6 भी एक रियल नंबर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो और वो आंसर हमारे पास रियल नंबर में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लियर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारे पास कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक a है और एक b है जो कि रियल नंबर है, तो अगर हम इसे अंडर एडिशन देखें मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए, तो मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, तो ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। इस चीज को मैं कहता हूं कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। और अगर यही बात मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास आएगा 6 इज इक्वल्स टू 6। तो इस चीज को मैं कहता हूं कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारे पास है एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी। वो हमें क्या कहती है, पहले मैं एडिशन के लिहाज से करूंगा फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से ये कहती है हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, कि पहले अगर आप इन दोनों को ऐड करें और फिर a के अंदर ऐड करें तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए अगर हम a और b को ऐड करें और फिर c में ऐड करें। जैसे मैंने कहा अगर a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है, c में कह लेता हूं कि हमारे पास 4 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 और 5 प्लस 4, ये हमारे पास 9 आएगा। 9 इज इक्वल्स टू 9।
इस चीज को मैं कहता हूं एसोसिएटिव अंडर एडिशन। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी, वो क्या कहता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन ब्रैकेट का फर्क होगा, पहले ब्रैकेट बाद में लगेगी फिर ब्रैकेट पहले। ये इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 3 आर 12, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 पहले है और फिर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 12 मतलब हमारे पास आएगा 24 और 6 4 भी हमारे पास होता है 24। इस चीज को मैं कहता हूं कम्यूटेट एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन और इस चीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव अंडर एडिशन। फिर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास एक नंबर है a, उसको मैं मल्टीप्लाई करूं किसी एडिशन के साथ, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग आंसर है उसको मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय b प्लस तो ये वाला नंबर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है राइट साइड से, मतलब b प्लस सी इंटू ए हो, ये हमारे पास राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम राइट साइड पे ही मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिटी एक ऐसी बात होती है कि अगर हम किसी नंबर को उसके अंदर ऐड करें तो हमारे पास वही आंसर आ जाए। जैसे अब ऐड करेंगे किसी के अंदर कुछ भी ऐड करें तो हमारे पास वो आंसर नहीं आता, लेकिन अगर हम अंदर एडिशन 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर आएगा। जैसे मैंने 5 के अंदर 0 को ऐड किया तो मेरे पास 5 आएगा, 6 के अंदर 0 को ऐड किया तो मेरे पास 6 आएगा। तो अंडर एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी है 0। और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास वही आंसर आ जाए तो उसको मैं कहता हूं आइडेंटिटी। जैसे ये तभी पॉसिबल है कि अगर वो नंबर 1 हो सिर्फ, मतलब 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। तो मतलब आइडेंटिटी अंडर एडिशन हमारे पास 0 को कहते हैं और अंडर मल्टीप्लीकेशन हमें 1 को कहते हैं। इसी तरह हमारे पास इनवर्स है। इनवर्स क्या कहता है कि अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर के अंदर ऐड करें तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 0 आ जाए। मतलब अगर 2 है तो इसके अंदर मैं किसी नंबर को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर 0 आ जाए। कब आया तो उसको हम इनवर्स कहेंगे, मतलब 2 इस टू का इनवर्स -2 है, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आ गया। तो ऐसे नंबर्स को मैं इनवर्स कहता हूं। इसी तरह अगर दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरा आइडेंटिटी आ जाए तो वो हमारे पास इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, मतलब 2 का इनवर्स है 1/2। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अगर ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और इनमें किस तरह हमने आइडेंटिफाई करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a + 4 पहले, मतलब पहले हम a और 4 को प्लस करें और फिर उसको b में प्लस करें, और यहाँ पे है कि 4 और b को प्लस करें और फिर हम a में प्लस करें। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। फिर हमारे पास है ये, अगर स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 3 मतलब a + b इज इक्वल टू b + a हो तो हम इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अंडर एडिशन मतलब दरमियान में एडिशन का साइन है, इस वजह से मैंने इसे कहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब ये अगर आप गौर करें x - x थर्ड पार्ट में अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें और हमारा आंसर 0 आ जाए तो इस तरह हम इसको क्या कहते हैं एडिटिव इनवर्स के। इसको ऐड करने से हमारे पास आंसर जो सा आइडेंटिटी आ गई है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अंडर एडिशन। फिर हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। अब आप देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूट होके लग गया है, मतलब a इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और a
सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ए बी के साथ भी हो रहा है और सी के साथ भी हो रहा है और ये लेफ्ट साइड से हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कौन सा लॉ ओबे करता है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अगर आप इसको देखें, दो नंबर्स को ऐड करें और वही नंबर आ जाए, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। कि ऐसा नंबर, ये यहाँ पे जीरो आइडेंटिटी है, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से किसी नंबर में वही नंबर आ जाए तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और अगर ऐसा नंबर, जैसे पार्ट 6 है, ऐसा नंबर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो और वही नंबर आ जाए तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लाई करने से आ रहा है ना, ये ऐड करने से आ रहा था और ये मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब हमारे पास पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। पहले हमने इसी तरह का क्वेश्चन देखा, ये सबसे स्टार्ट में, ये अंडर एडिशन था और ये प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है? मल्टीप्लाई का आ रहा है, और पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे है कि पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पे हमने पहले अंडर एडिशन देखा, कम्यूटेटिव, मतलब दरमियान में प्लस का साइन था और यहाँ पे दरमियान में डॉट है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास क्या हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि इन प्रॉपर्टीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अब। सो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। उसने नीचे में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और वो कहता है इनके आप प्रॉपर्टी, जो इस पार्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, आप उनके नाम बताएं। अगर आप सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें, -3 लेस देन -1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लेस देन 2। कि अगर हम इसके अंदर 3 को ऐड करें, मतलब यहाँ पे भी इस वैल्यू में भी हम 3 को ऐड करते हैं और इस वैल्यू में भी 3 को ऐड करते हैं, तो हमारे पास 0 लेस देन 2 आता है। तो इस प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, कि मतलब किसी नंबर को ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आ रहा है रिजल्ट, तो इस वजह से हम ये एडिटिव प्रॉपर्टी की। अगर आप इसको देखें पार्ट 2 में, a इज लेस देन b, अगर a लेस है b से और अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब अगर आप गौर करें पार्ट 3 पे, इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। अगर a जो है वो b से छोटा है और c हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर है जो कि r से बिलोंग करता है, अगर उसको a के अंदर ऐड कर दें, b के अंदर ऐड कर दें, तो स्टिल ये वाली वैल्यू जो सी होगी ये बड़ी होगी इस वाली वैल्यू से, मतलब इस वैल्यू के अंदर कोई ना कोई ऐड हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी। AC part 4 C is less than BC where C is greater than 0 then A is less than B। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे AC था, BC था, C इस जगह पे नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है? C कैंसिल हो गया है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अगर आप गौर करें पार्ट 5 पे क्या कहता है? AC इज लेस देन BC एंड C इज लेस देन 0। कि अगर हमारे पास C छोटा हो जाए और यहां से हम C कैंसिल करते हैं, एक तो C लेस देन 0 है और C छोटा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो A ग्रेटर देन B होगा, मतलब C कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब आप देखें तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ आ गई, मतलब A ग्रेटर देन B है, या तो A बड़ा होगा B से
या ए बराबर होगा बी के या ए छोटा होगा बी से, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई तो इस चीज को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्या हमारे पास दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करवाना है। अब स्टूडेंट्स दो नंबर्स हमारे पास, जैसे ये ए को मैं कहता हूं ए हमारे पास है 1/3 और एक मैं कहता हूं बी हमारे पास है 1/4। अब स्टूडेंट्स इनके दरमियान में मैंने दो नंबर्स इंसर्ट करवाने हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को मैं सम करूं, मतलब इनका मीन निकालूं, 1/3 और 1/4 को सम करूं, मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करूं, तो मेरे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। और जो यहां से नंबर है उसे मैं कहता हूं कि वो c है। मतलब a और b को प्लस करूं और डिवाइडेड बाई 2 करूं, तो जो नंबर मेरे पास आएगा वो इनकी मीन वैल्यू होगी, वो मैं कहता हूं c है। फिर मैं कहता हूं कि जो ये वाली वैल्यू आई है और ये वाली जो सी वैल्यू है, या ये इसको और इसको सॉल्व कर लें या इसको और इसको सॉल्व कर लें। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मेरी क्या वैल्यू होगी, c प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब c प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम दो रैशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के दरमियान में इंसर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास इस सवाल को देख लेते हैं। एक हमारे पास नंबर 1/3 और एक हमारे पास नंबर 1/4 है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करवाना है। तो मैं क्या करता हूं, a हमारे पास 1/3 प्लस मीन वाला इसके ऊपर फॉर्मूला लगा रहा हूं डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स आप देखें ये जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन से ऊपर न्यूमरेटर, इसमें फ्रैक्शन आ रही है और फ्रैक्शन के दरमियान में सम आ रहा है। जब स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के दरमियान में सम आता है तो इस फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें 1/3 और 1/4 का एलसीएम लेना, मतलब डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आएगा, 3,4 का एलसीएम ले लेते हैं 2, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड नहीं करता, और ये 2 2 जा 2 3 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 1 जा 3 1 जा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। सो फ्रेंड्स हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया, 12 आ गया। 12 इसका एलसीएम आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो एलसीएम आता है इसको हमने इस नंबर के साथ डिवाइड करना होता है और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 12 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 12 को हमने 4 से डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई, 12 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास मेन फ्रैक्शन है डिवाइड की, इस डिवाइड को मैं यहाँ पे इस तरह आगे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड हो रहा है, तो बस मैंने उसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया ताकि हमें आगे इसको सॉल्व करना आसान हो। अब स्टूडेंट्स देखें 4 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 7, 7/12। ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके नीचे 1 है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/2। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस 7 को इस 1 के साथ और इस 12 को इस 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/12 2s are 24। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड वैल्यू है 7/24, जो मैंने इसके दरमियान में यहाँ पे कहीं आएगी, इन दोनों के दरमियान में जो है C। अब स्टूडेंट्स उसने ये कहीं नहीं कहा कि जो आपके पास वैल्यूज हैं उनका जो सा डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको सॉल्व कर लेता हूँ, C और B को, इन दोनों का सम C प्लस B/2, मतलब ये वाली जो वैल्यू आई है ये मेरे पास C के इक्वल है। अब इसको मैं इसके साथ ऐड करता हूँ, मतलब इसका और इसका सम लूंगा ना, मतलब एक हमने लेना है 7 और 24 एंड 1/4, इन दोनों का मैं सम लूंगा और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। तो 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। सो इससे हमारे पास इन दोनों की मीन वैल्यू आ जाएगी। वो जो मीन वैल्यू आएगी वो भी तो स्टूडेंट्स ए और बी के दरमियान में ही होगी ना। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसका हमें 24 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 24 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 के डबल हो जाता है, 2 12s are, 2s are, 2 6s are, 1s are,
2 3s आर और 3 1s आर, ये 1 स्टूडेंट्स इसी तरह आ जाएगा। तो 3 2s आर 6, 6 2s आर 12 और 12 2s आर 24। तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका एलसीएम क्या आया 24। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये जो एलसीएम आया इसको इसके साथ डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर करना होता है। 24 डिवाइडेड बाय 24 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 आ जाएगा, प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या आता है 6 आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ जाएगा। ये वाला जो स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा था, ये वाली ये जो फ्रैक्शन के नीचे है, इस डिवाइड को मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट 7 प्लस 6 मेरे पास होता है 13 डिवाइडेड बाय 24। ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है और ये फ्रैक्शन ने नीचे 1 लगा दें, कोई मसला नहीं है। अब हमने 13 और 24, अब ये डिवाइड हो रहा था, जब मल्टीप्लाई होगा तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब 1/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 13 को 1 के साथ और 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 13 1 13 ही होता है और 24 2 हमारे पास होता है 48। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं जो हमारे पास 1/3 और 1/4 के दरमियान में होंगे। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट समझ आ गया होगा। तो जिस चीज को ये पार्ट समझ आया नीचे कमेंट में मेंशन करें और हम इसका इतनी देर में नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास उसके सेकंड पार्ट है 3 एंड 4 कि हमारे पास दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं 3 और 4, इनके दरमियान में हमने दो और रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करवाना है। बिल्कुल उसी तरह कि हमारे पास a जोन सा है वो 3 है और b जोन सा है वो 4 है। इन दोनों को अगर मैं सम करूं, मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करूं, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो c होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, c और b को सम करता हूँ, मतलब c प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास दो रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे, उसको मैं कह देता हूँ d। तो मेरे पास दो रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे जो इन दोनों के 3 और 4 के दरमियान में होंगे। अब स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा 3 और 4 को सम करना है, मतलब 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर आएगा 3 प्लस 4 7 7/2। तो स्टूडेंट 7/2 मेरे पास एक नंबर है जो कि इन दोनों के दरमियान में है। इसका नेक्स्ट मतलब हमने 7/2 और किसी के दरमियान में भी कर सकते हैं, 4 के साथ कर लें या 3 के साथ कर लें। मतलब ये हमारे पास c आया है और मैंने अब इसको इसके साथ या इन दोनों का मीन फाइंड करना है या इन दोनों का मीन फाइंड करना है, और वो जो मीन आएगा वो भी तो इस a और b के दरमियान में ही होगा ना। तो बस यही हमारा रिक्वायर्ड है, यही हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास 7/2 आया, 7/2 और 4 का मैं मीन फाइंड कर ले देता हूँ, मतलब 7/2 एंड 4 कह देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। अब स्टूडेंट्स ऊपर फ्रैक्शन है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। इसका 2 और 1 का मुझे क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एलसीएम। तो 2 और 1 का स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास 2 ही आएगा, मतलब ये हमारे पास आ गया 2, मतलब 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। अब 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो डिवाइड है, ये वाली जो हमारे पास मेन फ्रैक्शन है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखें कि हमारे पास ये 7 प्लस 8 हमारे पास क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, मतलब ये डिवाइड हो रहा है ना, इसके नीचे 1 है, जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास फ्रैक्शन चेंज हो जाती है। तो 15 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया ओवर 2 2s आर 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं p/q की फॉर्म में जो हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में आए हैं। उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 3, वो इसका लास्ट पार्ट है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। 3/5 और 4/5 इन दोनों के दरमियान में हमने एक नंबर को, दो नंबर्स को इंसर्ट करना है और दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। तो उसी तरह से कि ये हमारे पास, इसको मैं कह देता हूँ a है, मतलब जो a वो हमारे पास 3/5 है, ठीक है, और एक हमारे पास b है जो 4/5 है। इन दोनों को मैं सम करूं तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास मीन वैल्यू आ जाएगी। फिर यहां से जो वैल्यू आएगी उसको मैं कहता हूँ c है, वो
और इसको सम करूं, मतलब c प्लस बी करूं डिवाइडेड बाय 2 करूं, तो इन दोनों के दो ऐसे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे तो इन दोनों के दरमियान में होंगे। अब हमारे पास ये है 3/5 एंड 4/5। मैंने जैसे आपसे कहा कि इन दोनों को मुझे सम करना है, मतलब मैंने 3/5 प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाय 2 के इन दोनों के मीन हम फाइंड करें ना, मतलब इसका और इसका हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मतलब इन दोनों का एलसीएम लिया, जब बेसिस डिनोमिनेटर सेम हो तो वही हमारे पास एलसीएम होता है। ये 5 आ गया, ऊपर 3 प्लस 4 आ गया, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन फ्रैक्शन जो सी हमारी ये वाली ये डिवाइड हो रही है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह करके लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 4/5, मतलब 3 प्लस 4 हमारे पास होता है 7, 7/5। ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड इसके नीचे 1 है, तो हम जब इसका डिवाइड हो रहा है तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 को 1 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 7/5। हाँ, ऊपर तो आ जाएगा 7 1 7 और 5 2 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है इन दोनों के दरमियान। अब हमने एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे कि अगर मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू का मीन फाइंड कर लूं तो वो भी तो हमारा इन दोनों के दरमियान में ही होगा ना। तो इस तरह सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक हमारे पास 7/10 है और एक 4/5 है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ 7/10 एंड 4/5। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, 7/10 प्लस 4/5, मीन फाइंड करना है, इस वजह से मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऊपर है न्यूमरेटर, इसमें फ्रैक्शन आ रही है, ये देखिए आप। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ पे 10 और 5, दोनों 5 के, वैसे ये 2 के टेबल में आता है 2 5 और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 के टेबल में आते हैं 5 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 2 10, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो इसका हमारे पास स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। अब 10 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 7 आ गया, प्लस 10 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 8 आ गया, 7 प्लस 8 ओवर 10। और ये स्टूडेंट्स जो फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन हमारी, इसमें 2 डिवाइड आ रहा है तो इस 2 को मैंने यहाँ पे ऐसे करके 2 लिख दिया। अब 7 प्लस 8 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है 15, 15/10। ये डिवाइड हो रहा था तो मेरे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई 1/2। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो ये हमारे पास 5 के टेबल पे दोनों जाते हैं, ये भी और ये भी। ये हमारे पास 5 3 और ये हमारे पास 5 2 तो हमारे पास क्या रह गया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो मैं 3 को 1 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4, 2 2 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है, जो कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान में 3/5 और 4/5 के दरमियान में एक 7/10 और एक 3/4 नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पे आपकी न्यू बुक के सारे चैप्टर्स को डिटेल में शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। बाकी की आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मुलाकात होती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।